शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। मैं एक मुतवस्सित मगर तालीम याफ्ता घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम 4 बहनें और 2 भाई थे। बड़ा भाई ज़हनी तौर पर कमज़ोर था, जबकि छोटा होशियार था और वो कारोबार करता था। वालिद साहिब इंजीनियर थे। पहले पाकिस्तान में मुलाजमत करते थे, मगर तनख्वाह कम थी, लिहाजा कमाने को सऊदी अरब चले गए। वो वहां काफी साल रहे और कमाकर पैसे वतन भेजते रहे, जिसकी वजह से हमें आसूदा हाली नसीब हुई और तर्ज जिंदगी भी बेहतर हुआ। पहले वो ततील पर आते थे और थोड़े दिन रहकर वापस चले जाते थे। अब हर साल हमें सऊदिया बुलाने लगे। हम इस दिन का इंतजार करते थे, क्योंकि सऊदिया जाकर हम लोग बहुत खुश होते थे। मेरी तीनों बहनों की शादियां हो गईं और वालिदा बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने बताया कि उनको कैंसर है, ताहम वालिद साहब वतन नहीं आ पाते थे कि बीमारी में मेरी अम्मा और बड़े भाई की देखभाल करना पड़ती। मुलाजमत करना उनकी मजबूरी थी। वो कमाने की खातिर ही परदेस गए थे। परदेस में कमाना आसान नहीं होता, बल्कि वहां घर बार से दूरी के बाइस ज्यादा परेशानियां होती हैं। मुसलसल जहन दबाव में रहता है। तभी वालिद साहब भी परदेस की सख्तियां सहते हुए एक रोज अपने खालिक हकीकी से जा मिले। उनको रियाज में हार्ट अटैक हुआ और वो जिंदा घर ना वापस आ सके। इस सदमे को अम्मा जान ने दिल पर लिया और वो भी जल्द अपने खालिक से जा मिली। अब घर में मैं और 2 भाई रह गए। एक तो ज़हनी माजूर था और दूसरा अपने काम में मसरूफ रहता था। इन दिनों में एमए साल अव्वल में थी और यूनिवर्सिटी जाती थी, जबकि हमारी पुरानी मुलाजमा घर संभालती थी। यूनिवर्सिटी जाकर मैं खुश थी, क्योंकि यहां दिल बहल गया था। 3 लड़कियां अच्छी दोस्त बन गई थीं और घरेलू परेशानियों को उनकी बातें कुछ देर के लिए भुला देती है। पहला साल अच्छा गुजरा था और एमए साल अव्वल का आज आखिरी पर्चा था। इम्तिहान के बाद पार्टी थी और मैं बहुत खुश थी। पार्टी के दिन जब घर वापस आ रही थी, अचानक आतिफ से मुलाकात हो गई। वो किसी काम से यूनिवर्सिटी आया था। आतिफ मेरी अम्मा की सहेली का बेटा था और हमारे घर से थोड़े फासले पर उनका बंगला था। उनकी अम्मा अक्सर मेरी वालिदा के पास आती थीं और आतिफ भी साथ आया करता था। यूं मेरी इसके साथ बचपन से दोस्ती थी, बल्कि लगाव कहना चाहिए। हमारे दरमियान अजनबियत भी न थी, क्योंकि बरसों का एक दूसरे के घरों आना जाना था। हम एक फैमिली के अफराद जैसे थे। यूनिवर्सिटी में वो किसी दोस्त से मिलने आया था। मुझे देखकर गाड़ी रोक ली और कहा कि तुमको घर पहुंचा देता हूं। मैं भी बिला तामुल उसकी गाड़ी में बैठ गई, क्योंकि बचपन का साथ था। इनकार की कोई वजह न थी, बल्कि इसको देखकर मैं खुश हो गई थी। जितनी मैं खुश थी, आतिफ इससे भी ज्यादा खुश नजर आ रहा था। गाड़ी में म्यूजिक लगा हुआ था, जो हमारे दिलों की तर्जुमानी कर रहा था। आतिफ ने मुझे घर ड्रॉप किया तो मैंने कहा, आतिफ, घर भी आ जाया करो। वो कहने लगा, किसी दिन जरूर आऊंगा, आज एक दोस्त के यहां जाना है। अगले दिन मेरे सेल पर एसएमएस था। ओपन किया तो आतिफ का मैसेज था। उसने अच्छी ख्वाहिशात का इजहार किया था, जिस पर मैं मुस्कुरा रही थी। बहरहाल इस मैसेज से मुझे खुशी हुई, जैसे ये कोई ताज़ा झोंका हो। कुछ दिनों बाद नौशीन का फोन आया कि यूनिवर्सिटी रिजल्ट का पता करने चलते हैं। दूसरे रोज हम यूनिवर्सिटी गए। वहां मुझको बाबर ने चौंका दिया कि वो भी रिजल्ट पता करने आया हुआ था। मुझे लगा कि ये मेरी दोस्त नौशीन की मिली भगत है, वरना ये क्यों आज आया हुआ है। इसके बारे में बता दूं कि ये लड़का अक्सर मुझको देखा करता था। कई बार ऐसा हुआ कि करीब आया, जैसे बात करना चाहता है, मगर फिर बात न कर सका। मैं जान गई कि वो मुझसे बात करना चाहता है, मगर बात इसलिए नहीं करता था कि कहीं मैं बुरा न मान जाऊं, बस दूर दूर से देखा करता था। मैंने तवज्जो नौशीन की तरफ दिलाई तो इसने कहा, गाजिया, इससे बात करके देखो, आखिर क्या चाहता है। रहने दो, मुझे बात नहीं करनी। तभी वो बोली, अरे भाई, ये इंसान है, कोई जिन भूत तो नहीं, आखिर बात कर लेने में क्या हर्ज है। मैं सोच में पड़ गई तो उसने एक नंबर मुझको दिया और कहा, फोन पर बात कर लेना। लेकिन फिर इसी वक्त उसने खुद ही अपने सेल पर यह नंबर मिला दिया। पहले मुझे दिया। मैंने कहा कि तुम खुद बात करो। वो हेलो हेलो करता रहा तो नौशीन ने पूछा, क्या हाल है, इतने दिन कहां थे। बोला, मुल्तान गया हुआ था, कल ही आया हूं और यहां हॉस्टल में रहता हूं। तभी नौशीन ने फोन मुझे दिया कि लो बात कर लो। मैंने पूछा, आपका क्या नाम है। बोला, बाबर। क्यों हमें घूरते हैं। इस सवाल पर हम दोनों फिर खुद ही हंसने लगी। वो समझा कि मजाक उड़ाने को मुझे फोन किया है।
उसने फोन बंद कर दिया। वापसी पर नौशीन के घर चली आई तो वहां फिर उसकी कॉल आ गई। मैंने हेलो कहा, वो समझा नौशीन है। कहने लगा, अब की सहेली मेरा मजाक उड़ा रही थी क्या, इसीलिए इनको अपने फोन मिला कर दिया था? वो हंस कर कहने लगी, मजाक नहीं उड़ा रही थी, तुमसे कुछ पूछ रही थी, जवाब दे दो। ये कहकर इसने मोबाइल मेरी तरफ बढ़ा दिया। वो बोला, अच्छी सूरत को सभी देखते हैं, मैंने देखा तो क्या गुनाह किया? अच्छा खैर मुआफ किया, आइंदा नहीं देखना। अच्छा आइंदा नहीं देखूंगा, अब नजर आएंगी तो आंखें बंद कर लूंगा। वो काफी बजला संज था। मुझे इसका जवाब बुरा नहीं लगा, ताहम मैंने फोन बंद कर दिया। शाम को मैं घर में बैठी थी और चाय पी रही थी कि मोबाइल पर कॉल आ गई। मैंने पूछा कौन? जवाब मिला, मैं हूं बाबर, मेरी कॉल पर अब नाराज तो नहीं है? नहीं कहो क्या कहना चाहते हो? मैं आंखें बंद नहीं कर सकता, जब आंखें बंद हो जाएंगी तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। खूब, मैंने कहा तुम अपनी आंखें खुली रखो तो बेहतर है। बहरहाल इसके बाद हमारी फोन पर बातें होने लगी क्योंकि वो गुफ्तगू बहुत खूबसूरत करता था कि इसकी बातें सुनकर दिमाग मुअत्तर हो जाता था। अब यूनिवर्सिटी खुल गई थी और खाली पीरियड में अक्सर में नौशीन और बाबर इकट्ठे होते। हम चाय वगैरह भी इकट्ठे पीते थे। एक दिन नौशीन ना आई तो उसकी गैर मौजूदगी में बाबर कहने लगा, गाजिया, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था और काफी दिनों से इरादा करके रह जाता हूं। जी करता है आज कह दूं? कह दो, मैंने भी शान बेनियाजी से कहा। गाजिया सुनो, तुम मेरी जिंदगी में बहुत मानी रखती हो और मैं तुमको अपना जीवन साथी देखना चाहता हूं। ये एक जायज ख्वाहिश है, उम्मीद है तुम इस इजहार पर बुरा ना मानोगी। तुम ऐसा क्यों चाहते हो? इसलिए कि तुम मुझको अच्छी लगती हो और मैं तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ कर सकता हूं। मैं चुप रही तो वो कहने लगा, गाजिया, अपना हाथ आगे करो। मैंने जब हाथ आगे किया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। बेइख्तियार मेरी जबान से निकला, बस बाबर, मैं इससे आगे नहीं जा सकती, और अपना हाथ खींच लिया। मैं चल दी तो इसने आवाज दी, गाजिया रुक जाओ, साथ चलते हैं। मैं ठहर गई और हम साथ बाहर आए। वो कहने लगा, मैं अपनी गाड़ी में तुमको घर छोड़ देता हूं। जब मैं घर पहुंची तो परेशान और सहमी हुई थी क्योंकि बाबर ने इजहार मोहब्बत कर दिया था। अब इसके साथ रहना मानी रखता था और उसको छोड़ देने से वो रंजीदा होता। सोच रही थी क्या करूं, परेशान थी और इस परेशानी में फिर आतिफ याद आया। बार बार उसकी याद जहन के उफक पर मंडलाने लगी। खुदा की करनी इसी वक्त आतिफ का फोन आ गया। बोला, इतने दिन हो गए गाजिया तुम मिली हो और ना फोन किया है? मैं पढ़ाई में मसरूफ थी आतिफ, मैंने कहा। जिस रोज ततील होगी तुम घर आ जाना, भैया भी होंगे, हमारे साथ खाना खाना। फिर मैंने ज्यादा बात ना की, फोन बंद कर दिया, मगर दिल बेताब रहा कि क्यों फोन जल्दी बंद कर दिया। क्या बाबर की वजह से? तभी सोचा कि बाबर को तो मैं जानती नहीं, जबकि आतिफ बचपन का साथी है और उन लोगों को हमारे घर वाले न सिर्फ जानते हैं बल्कि पसंद भी करते हैं। मेरे लिए यकीनन आतिफ ही बेहतर रहेगा। मुझे बाबर से किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए क्योंकि वो अब अपना इरादा जाहिर कर चुका है। अगले रोज यूनिवर्सिटी आई तो वो मुंतजिर था। आतिफ की वजह से मैं इससे किनारा करना चाहती थी, मगर ख्याल आया कि एक बार बाबर से बात करके इसको उसकी गलती का एहसास तो दिलाना चाहिए, वरना वो किसी झूठी आस में रहेगा। हकीकत ये थी कि वो बहुत अच्छा सुलझा हुआ, मुहज्जब और खूबसूरत इंसान था। अगर मेरे दिल में पहले से आतिफ का ख्याल ना होता तो मैं जरूर बाबर को अपनी जिंदगी का हिस्सा तस्लीम कर लेती। अब मुझे कहना ही पड़ा कि बाबर, जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं हो सकता, लिहाजा क्यों ना हम अलग रहे। वो बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं जबरदस्ती तो तुमसे बात नहीं कर सकता। अगर तुम चाहती तो मुझसे बात ना करती, ये तुम्हारा हक था, मैं तुमको कभी मजबूर नहीं कर सकता था, लेकिन तुमने बात की और मेरी मुराद बराई। अब तुम चाहो तो मुझसे मिलो, चाहो ना मिलो, मेरे दिल में जो मकाम तुम्हारा है वो हमेशा रहेगा, इसको तुम नहीं छीन सकती। ये बातें कुछ इस तरह दुख से इसने कही कि मेरा दिल भी मोम हो गया और मैंने फैसला किया कि बाबर से मिलूंगी, बात भी करूंगी। जब सालाना इम्तिहान हो जाएंगे, हमारे बात करने का सिलसिला अज खुद मुनक़ते हो जाएगा। वक्त गुजरने लगा और हम इकट्ठे होते, बात करते। यूं वक्त के साथ साथ इसकी जगह मेरे दिल में बनती गई और बाबर मुझे अच्छा लगने लगा। मगर मेरे जहन से आतिफ का ख्याल भी ना गया।
गोया अब मैं ज़हनी तौर पर 2 कश्तियों में सवार थी और अपने अंजाम से बेखबर थी। एक दिन आतिफ घर आया तो उसने भी यही बात कही कि गाजिया तुम्हारे इम्तिहान होले फिर अम्मा तुम्हारे भाई से रिश्ता तलब करेंगी। उम्मीद है तुम्हारी बहनें और भाई इनकार ना करेंगे। इसकी बात सुनकर मुझे खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन मैं खुश होने की बजाय परेशान हो गई। उसने मेरी परेशानी को भांप लिया और पूछा, सच बताओ, क्या बात है कि तुम मेरी गुफ्तगू सुनकर खुश होने की जगह परेशान हो गई हो? मैंने टालना चाहा मगर वो नहीं टला, बल्कि कहने लगा कि सच बता दो वरना मैं भी परेशान रहूंगा और आइंदा तुमसे भी बात ना करूंगा। इस पर मुझे बताना ही पड़ा कि यूनिवर्सिटी में एक लड़का है जिसका नाम बाबर है। वो मुझसे बात करता है और मैं चाहती हूं कि इससे बात ना करूं। आतिफ ने कहा, मुझे पहले ही अंदाजा था कि कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो, तो फिर ऐसा करो, अगर वो तुमको अच्छा लगता है तो मुझे छोड़ दो। मैंने कहा, आतिफ, अगर उसके लिए मेरे दिल में ऐसी बात होती तो मैं उसको अपना लेती और तुमसे बात न करती। वो मुझे पसंद नहीं है। अगर इसको मैं पसंद हूं तो ये उसका मामला है और किसी के दिल पर उसका इख्तियार होता है, किसी दूसरे का नहीं। अगर तुमको वो पसंद नहीं है तो बात क्यों की? मुझे खबर ना थी कि इसके दिल में क्या है, इसलिए बात कर ली थी, मगर अब ना करूंगी। वो कहने लगा, आज अच्छी तरह फैसला कर लो कि तुमने किससे वास्ता रखना है और किससे नहीं रखना है। बेहतर तो यह है कि इसी से वास्ता रखो और मुझे छोड़ दो कि वो तुम्हारा यूनिवर्सिटी फेलो है। जब इसने ये कहा, मुझे यूं लगा जैसे मैंने आतिफ को नहीं किसी बड़े खजाने को खो दिया है। मैं रोने लगी और तभी आतिफ को उसकी अहमियत का एहसास दिलाने लगी। मैंने इससे मुआफी भी मांगी और बाबर से ना मिलने का अहद किया तो आतिफ नर्म पड़ गया। कहा, अच्छा ठीक है, मैं वाकई तुमसे प्यार करता हूं और मेरी मां बरसों से तुमको बहू बनाने के ख्वाब देख रही है। यही तुम्हारी मरहूमा मां की ख्वाहिश भी थी और मुझको आंटी मरहूमा की आरजू का पास है कि मेरी अम्मा की बेस्ट फ्रेंड थी। मैं हफ्ता भर यूनिवर्सिटी ना गई कि जाऊंगी तो बाबर से सामना होगा। वो वालिहाना मेरी जानिब बढ़ेगा और मुझसे बात करेगा तो मैं अचानक कैसे इसको धचका लगाऊं कि मुझसे बात मत करो। इसी सोच में थी कि बाबर का फोन आ गया। कहा कि क्यों नहीं आ रही हो, खैर तो है? मेरा तो एक दिन भी तुम्हारे बगैर नहीं गुजरता, हर तरफ तुम ही तुम नजर आती हो। अब मैं एक रोज भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम नहीं आओगी तो मैं खुद तुम्हारे घर चला आऊंगा। इसकी बातें सुनकर मैं सुन हो गई। अल्लाह, ये क्या कि एक तरफ मैंने आतिफ से शादी का अहद कर लिया है और वो भी संजीदा है। इसके और मेरे घर वाले हमारी शादी कराना चाहते हैं और उधर इस दीवाने का ये हाल है कि वो मेरे घर आना चाहता है। मैं शदीद ज़हनी दबाव और कशमकश का शिकार हो गई थी कि मैं अब दोनों ही का सामना नहीं कर सकती थी। मैंने दोनों से राब्ता न किया तो आतिफ मेरे घर आ गया और शिकवे करने लगा कि मैं क्यों इससे बात नहीं करती, इसको फोन भी नहीं कर रही। ये बातें मेरे भाई ने सुन ली। इसको बुरा लगा और उसने आतिफ की बहन को फोन करके कहा, शादी एक अलग मसला है, मगर शादी से पहले इस तरह घर आकर मेरी बहन से तुम्हारा भाई बेतकल्लुफ हो, हमें पसंद नहीं है। ये अच्छी बात नहीं, तुम उसको समझाओ वरना हम इसको अपनी बहन का रिश्ता ना देंगे। इस पर आतिफ की बहन बोली, भैया, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्यों ना हम उनकी मंगनी कर दी, फिर जब गाजिया के सालाना इम्तिहान हो जाएंगे तो हम शादी की तारीख रख लेंगे। मेरे भाई ने रुकया को कहा कि तुम्हारा भाई कुछ नहीं करता, जब तक वो कमाता नहीं शादी कैसे होगी? ठीक है, मैं आतिफ को समझाऊंगी कि वो कुछ काम करे, रुकया ने जवाब दिया। उन्हीं दिनों बाजी आई। मेरी बड़ी बहन जिनका नाम आसमा है, उन्होंने मुझे कहा कि गाजिया बेहतर है तुम आतिफ से राब्ता ना रखो, क्योंकि कोई भाई ऐसे लड़के से अपनी बहन का रिश्ता ना करेगा कि जिसका कोई करियर ना हो। रात को मैंने फोन करके आतिफ को ये सारी बातें कही। वो बोला कि क्या कमी है हम में, हम खुशहाल और पढ़े लिखे लोग हैं, जब वक्त आएगा मैं कमाने भी लगूंगा। आतिफ को मेरी बातें सुनकर गुस्सा भी आया। कहा कि क्या दुश्मनी है तुम्हारे भाई को मुझसे, आखिर वो ऐसा क्यों सोचता है? अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बेहतर है कि तुम अपनी बहनों से बात करो, अगर वो राजी हों तो हम मंगनी कर लेते हैं। ये मुमकिन नहीं है आतिफ, भाई की रजा के बगैर हमारी मंगनी नहीं हो सकती। वो मायूस होकर बोला, गाजिया तुम ही बताओ फिर हम क्या करें, ये दुनिया हमें इकट्ठे जीने देती है और ना इकट्ठे मरने देती। मैंने कहा, यही प्यार का दस्तूर है, तुम कुछ बनकर इज्जत से मेरा हाथ मांगोगे तभी हमको सच्ची खुशियां मिल सकेंगी, लिहाजा अपना वक्त मत जाय करो और कुछ काम करने की सोचो। आतिफ ने BA किया था।
اس کو اچھی نوکری نہیں ملی تو وہ خاموش رہا، لیکن اب وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ ایک بار پھر وہ ملازمت کے لیے سرگرداں ہوا۔ جب کہیں بات نہ بنی تب اس نے باہر جانے کا سوچا کہ وہاں جا کر کچھ کما لوں۔ وہ سعودی عرب چلا گیا کیونکہ اس کے بڑے بھائی بھی وہاں تھے۔ اس کے جانے کے بعد کچھ دن میں اداس رہی، پھر اس کا خیال بھلا کر میں بابر سے پہلے کی طرح ملنے اور بات کرنے لگی۔ وہ کہتا تھا، غازیہ میں چاہتا ہوں کہ زندگی کا ہر پل تمہارے ساتھ گزاروں۔ وہ ایسی لچھے دار باتیں کرتا کہ میں اس کی باتوں کے سحر میں کھو جاتی تھی۔ میں بابر کے خاندان کے بارے میں تو نہیں جانتی تھی، البتہ عاطف کی طرف سے دل مطمئن تھا، وہ اچھے خاندان سے تھا اور اس کے گھر والے سب ہم کو جانتے تھے۔ وہ بھی اچھے لوگ تھے، لیکن اب معاملہ صرف عاطف کی وجہ سے الجھ گیا تھا کہ وہ بیرون ملک چلا گیا تھا۔ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل۔ تبھی میں ایک بار پھر بابر کے بارے میں سوچنے لگی تھی کہ شاید یہی میرے حق میں بہتر ہو۔ ایک دن میں نے سوچ لیا کہ آج بابر سے کہوں گی، اگر تم واقعی مجھ سے شادی کے لیے سنجیدہ ہو تو اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر بھیج دو۔ میں نے جب اس سے بات کی تو وہ بولا، آج تم مجھ سے یونیورسٹی سے باہر ملو، میں تم کو کچھ سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ مجھ کو ایک ریسٹورنٹ لے گیا جہاں ہم نے کھانا کھایا، اور پھر اس نے ایک خوبصورت ڈبہ نکالا جس میں زیورات تھے۔ اس نے انگوٹھی میری انگلی میں ڈال دی اور کہا کہ اب یہ نیکلس اور بریسلیٹ بھی پہنو۔ میں نے کہا، تم کیوں اتنے قیمتی تحفے لائے ہو؟ کہا کہ یہ میری خوشی ہے۔ پھر نیکلس پہننے پر بہت اصرار کیا تو میں نے پہن لیا، اور کلائی پر اس نے بریسلیٹ بھی پہنایا۔ جب میں نے منع کیا تو کہا کہ اگر نہیں پہنوں گی تو میں ان کو پھینک دیتا ہوں۔ امتحان ختم ہو گئے تو ہم نے یونیورسٹی کو خیر بات کہا، اور پھر میرا کافی دنوں تک بابر سے رابطہ نہ ہو سکا۔ انہی دنوں عاطف کی اماں ہمارے گھر آئی اور میرا رشتہ باقاعدہ طلب کیا، کیونکہ اب عاطف سعودی عرب میں بہت اچھا کما رہا تھا۔ اس نے میرے بھائی کی شرط پوری کر دی تھی۔ گھر والے میری عاطف سے جلد شادی کرنا چاہ رہے تھے، اور میں ابھی تک گو مگو میں تھی کہ کیا فیصلہ کروں۔ بابر کا فون آیا، کہا کہ فون کیوں نہیں کرتی ہو جبکہ میرا جی چاہتا ہے کہ سارا دن تم سے باتیں کروں اور ہماری باتیں بھی ختم نہ ہوں۔ اور بتاؤ میرے گفٹ تم کو کیسے لگے؟ میں نے کہا کہ میں روز ان کو دیکھتی ہوں اور خوش ہوتی ہوں، مگر بابر ایک بات تمہیں بتانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کہیں یہ گفٹ مجھ کو واپس نہ کرنے پڑیں۔ ابھی یہ بات میں کر رہی تھی کہ بھائی آ گئے اور میں نے فون بند کر دیا۔ اگلے روز یونیورسٹی گئی، بابر بھی آیا تھا۔ کہنے لگا، ہم ریسٹورنٹ چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس پر میں پریشان ہو گئی اور میں نے اس کو کہا، بابر میں نہیں جا سکتی کیونکہ مجھے گھر جلدی جانا ہے۔ وہ اصرار کرنے لگا کہ زیادہ دیر نہ بیٹھیں گے اور جلد آ جائیں گے۔ تب میں نے کہا کہ مجھے اپنی دوستوں کو بتانے دو کیونکہ ہم نے ساتھ واپس جانا تھا اور اب وہ میرا انتظار کریں گی۔ میں نے نوشین سے کہا کہ میں بابر کے ساتھ جا رہی ہوں، یہ مجھے میرے گھر ڈراپ کر دے گا، تم لوگ چلی جانا اور میرا انتظار مت کرنا۔ ہم ریسٹورنٹ گئے، کھانا کھایا، اتنے میں میرے موبائل پر ایک میسج آیا جو بابر کے نمبر سے ایک روز قبل بھیجا گیا تھا۔ میں نے اس کے سامنے پڑھا، لکھا تھا، بابر آپ کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے، وہ بہت جلد آپ کو چھوڑ دے گا کیونکہ وہ شادی شدہ ہے اور اب بعد میں بہت پچھتائیں گی۔ میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ میں نے موبائل اس کی طرف بڑھا دیا اور جب بابر نے یہ ایس ایم ایس پڑھا تو وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ آپ کے موبائل سے آیا ہے، کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے؟ وہ اس بات کا بھی جواب نہ دے سکا۔ میں نے کہا، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ شاید آپ نے خود کیا ہے تاکہ میرا رد عمل دیکھ سکے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کسی نے شرارت کی ہو، اور تیسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ سچ ہو۔ اس پر کہا کہ نہیں، تمہاری تیسری بات ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ ایسے چپ تھا جیسے اس کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ اس کی ساری شوخی ختم ہو چکی تھی، تبھی میں حیران تھی کہ میں نے تو اس میسج کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا، بابر نے کیوں اس قدر اثر لیا ہے؟ اس ملاقات کے بعد 10 روز تک بابر نے رابطہ نہ کیا۔ میں نے ہی فون کیا تو اس کے دوست نے ریسیو کیا اور بتایا کہ یہ موبائل میرا ہے، بابر نے مانگا ہوا تھا اور میں نے ہی آپ کو وہ میسج کیا تھا۔ بابر ملتان چلا گیا ہے کیونکہ اس کی بیوی نے ایک فرزند کو جنم دیا ہے اور وہ اسپتال میں ہے۔ وہ میرا موبائل گھر نہ لے جا سکتا تھا، لہٰذا مجھے واپس کر گیا ہے۔ تبھی میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو رواں ہو گئے۔ میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرا ایک بار اس سے رابطہ ہو جائے تاکہ میں اس کو یہ کہہ سکوں کہ بابر تم نے جو کیا بہت برا کیا۔ ایسا دھوکہ کسی اور سے پھر مت کرنا ورنہ اپنے رب کو ناراض کر لو گے، کیونکہ دھوکہ دہی اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔
उन्हीं दिनों आतिफ सऊदी अरब से आ गया, इसके भाई भी साथ आए थे। उन्होंने मंगनी की रस्म करनी थी, वो हो गई। इसके हफ्ता बाद हमारी शादी हो गई क्योंकि आतिफ को वापस जल्द जाना था। वो मुझको पाकर बहुत खुश था। खुश तो मैं भी थी लेकिन दिल में शर्मिंदा थी और खुदा की शुक्रगुजार भी कि इसने मुझे गड़े में गिरने से बाल बाल बचा लिया था। अगर बाबर का दोस्त बरवक्त मुझको खबरदार न करता तो यकीनन मैं आतिफ की बजाय बाबर के हक में फैसला कर लेती और उसके बाद आतिफ को खोकर एक शादीशुदा मर्द के चुंगल में फंस जाती तो सारी उम्र पछताती रह जाती। यूं शादीशुदा मर्द लड़कियों की जिंदगियां खराब करते हैं। उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता मगर लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आतिफ मुझसे मुखलिस था, इसलिए खुदा ने इसका इखलास पसंद किया जिसका इनाम मुझे भी मिला और आज मैं इसके साथ एक खुश व खुर्रम जिंदगी गुजार रही हूं। खुदा हर लड़की को ऐसी गलती से बचाए जो मुझसे सरजद होने वाली थी। नाजरीन, ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।